सुमित्रा हमें तहखाने में ले गई। तहखाने का रास्ता उस कमरे के बाथरूम में था जहां मैंने और रत्ना ने रिहाइश इख्तियार कर रखी थी। दो बड़े बड़े सूटकेस थे जिनमें नोटों के बंडल, सोने के जेवरात और मूर्तियां वगैरह भरी हुई थी। इस खजाने की मालियत यकीनन करोड़ों में थी और मेरा ख्याल था कि अगर सुमित्रा को कहीं सेट होने का मौका मिल गया तो वो न सिर्फ खुद शाहाना जिंदगी गुजार सकती थी बल्कि उसकी आने वाली कम से कम 2 नस्लें भी कोई काम किए बगैर ठाठ की जिंदगी गुजार सकती थी। सुबह जब हम यहाँ आएंगे तो तुम लोग अपना सामान जाहिर करके ये दोनों सूटकेस गाड़ी में रख लोगे, सुमित्रा ने तहखाने से बाहर आते हुए कहा और मुझे तहखाने के मैकेनिज्म के बारे में समझाने लगी। सुमित्रा दोपहर तक हमारे पास रही थी। उसके जाने के बाद हम देर तक इस हवाले से बातें करते रहे। वो दिन गुजर गया और फिर रात भी आधी से ज्यादा बीत गई, मगर ना मुझे नींद आ रही थी और ना रत्ना को। मैं अपने आप में अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। 3 बजे के करीब रत्ना सोफे पर ही आड़ी तिरछी होकर ऊँघने लगी, लेकिन 5 बजे के करीब वो फिर उठकर बैठ गई। मेरा ख्याल है अब हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तैयारी क्या करनी है? रत्ना ने कहा। अपना सूटकेस तो मैंने रात ही को पैक कर लिया था, तुम अपने कपड़े बदल लो, मैं इतने में चाय बना लेती हूँ। ठीक है, पहले मैं सुमित्रा के सूटकेस तहखाने से निकाल लाऊं। मैं उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। तहखाने में रखे हुए सुमित्रा के सूटकेस खासे वजनी थे। मैं उन्हें उठाकर बाहर ले आया और तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया। सुमित्रा के लाए हुए थैले में से मैंने शोफर की वर्दी निकाल ली और एक तरफ खड़े होकर बदलने लगा। ये कपड़े मुझ पर बिल्कुल फिट आए थे, लगता था जैसे मेरे नाप के सिलवाए गए हों। अपने उतारे हुए कपड़े मैंने अपने वाले सूटकेस में रख दिए। इस दौरान रत्ना चाय बना कर ले आई, उसके साथ डबल रोटी के स्लाइस भी थे। 5:30 बजे के करीब टेलीफोन की घंटी बजी। हम दोनों ने मानी खेज निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मैंने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। वो सुमित्रा की कॉल थी। उसने बताया कि वो लोग कुछ देर बाद निकल रहे हैं और फिर 6 बजे से पहले ही एक बहुत शानदार लैंड क्रूजर गेट के सामने आकर रुकी। ड्राइविंग सीट पर सुमित्रा थी। मैं उस वक्त बरामदे में खड़ा था। लैंड क्रूजर रुकते ही मैंने बाहर आकर गेट खोल दिया था। पिछली सीट पर रूप सिहाई बैठा था। लैंड क्रूजर की सीटों के पीछे खासी गुंजाइश थी। एक छोटा सा सूटकेस पहले ही से रखा हुआ था। मैंने अपना और सुमित्रा के दोनों सूटकेस भी रख दिए और बंगले को ताला लगाकर चाबियों का गुच्छा सुमित्रा के हवाले कर दिया और ड्राइविंग सीट संभाल ली। सुमित्रा पीछे रूप सिहाई के साथ बैठ गई। मैंने रत्ना के लिए पैसेंजर सीट वाला दरवाजा खोला था, मगर सुमित्रा के कहने पर वो भी पिछली सीट पर रूप सिहाई की दूसरी तरफ बैठ गई। इस तरह रूप सिहाई उन दोनों के दरमियान सैंडविच बनकर रह गया था। सुमित्रा मुझे रास्ता बताती रही और मैं लैंड क्रूजर को शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ाता रहा और फिर शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर मोड़ते ही मुझे गाड़ी की रफ्तार कम कर लेनी पड़ी। सामने सड़क पर बैरियर लगा हुआ था और पुलिस के 4 आदमी राइफलें उठाए खड़े थे। सड़क के ऐन बीच में खड़ा एक पुलिस वाला हमें रुकने का इशारा कर रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। बैरियर के करीब पहुंचकर मैंने गाड़ी रोक ली और पुलिस वालों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। सड़क के किनारे कुर्सी पर बैठा सब इंस्पेक्टर उठकर शाहाना अंदाज में चलता हुआ करीब आ गया। उसने पहले कार के गिर्द एक चक्कर लगाया और फिर मेरी तरफ आकर खड़ा हो गया। कहाँ जाने का है महाशय सवेरे सवेरे? उसने झुककर मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। सेठ से पूछ लो, वो जिधर बोलेगा हम तो उधर को जाने का है, मैंने भी उसी के लहजे में जवाब दिया। वो पिछली खिड़की की तरफ चला गया। मेरा ख्याल है पहले उसने सिर्फ सुमित्रा और रत्ना ही को देखा था। रूप सिहाई पर नजर नहीं पड़ी थी, लेकिन अब उसने उन दोनों के बीच में फंसे हुए सेठ को भी देख लिया। ओहो, दो सवेरे सवेरे। वो बारी बारी रत्ना और सुमित्रा को देखते हुए बोला, क्या बकते हो? रूप सिहाई ने सीधे होकर बैठने की कोशिश करते हुए सब इंस्पेक्टर को घूरा। जानते नहीं किससे बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी पेटी उतरवा दूंगा। पेटी उतरवा दोगे तो मैं नाड़ा बांध लूंगा। परते हैं कौन बाया, मेरी पेटी उतरवाने वाला? सब इंस्पेक्टर बोला। वो यकीनन रूप सिहाई को नहीं पहचानता था। एक हेड कांस्टेबल ने उसके करीब पहुंचकर कान में सरगोशी की तो वो एकदम संभल गया। नमस्कार सेठ जी। वो दोनों हाथ जोड़कर खिड़की के सामने झुक गया। बुरा नहीं मानने का सेठ जी, पर क्या करूं, हम अपना ड्यूटी कर रहा हूं। ये पूछने का हूं कि कहां जाने का है सवेरे सवेरे? मैं अपने फार्म पर जा रहा हूं, भेलपुर। रूप सिहाई ने जवाब दिया। जरूर जाओ सेठ जी, पर अपन रात से यहाँ पड़ा ड्यूटी देता हूँ, अभी नाश्ता भी नहीं किया है। और शोफर, रूप सिहाई ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, इसे चाय पानी के लिए 50 रुपए दे दो और गाड़ी आगे बढ़ाओ, हमें देर हो रही है। मैंने जेब से 50 रुपए निकालकर सब इंस्पेक्टर के हाथ में थमा दिए
और इंजन स्टार्ट कर दिया। सब इंस्पेक्टर के दांत निकल आए। उसने बैरियर के करीब खड़े हुए कांस्टेबल को इशारा किया। उसने लोहे की जंजीर गिरा दी। मैंने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया और रफ्ता रफ्ता उसकी रफ्तार बढ़ाता गया। भिखारी रूप सिहाय बुड़बुड़ाया, शहर में कत्ल की वारदातें हो रही हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी मौका की तलाश में है और ये सब इंस्पेक्टर ईमानदारी से ड्यूटी देने के बजाय लोगों से भीख मांग रहा है। अरे इस तरह तो वो दहशतगर्द भी रिश्वत देकर निकल जाएगा। मैं वापस आकर इसके खिलाफ रिपोर्ट जरूर करूंगा। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने लुकमा दिया। रूप सिहाय बुड़बुड़ाता रहा। फिर उसने अपना एक बाजू स्मित्रा की गर्दन में हायल कर दिया। स्मित्रा ने कोई एतराज नहीं किया। वो उसकी रखेल थी और इस नाते से एतराज करने का कोई हक भी हासिल नहीं था। चंद सेकंड बाद रूप सिहाय ने दूसरा बाजू उठाकर दूसरी तरफ बैठी हुई रत्ना की गर्दन पर हमायल कर दिया। उसकी उंगलियां रत्ना की हंसली की हड्डी से जरा नीचे उसके जिस्म को छूने लगी। रत्ना अपनी जगह पर किसमिसा कर रह गई। मैंने सामने लगे हुए अकबी मंजर पेश करने वाले आईने की तरफ देखा। रत्ना मेरी तरफ ही देख रही थी। मैंने उसे आंख मार दी। रत्ना के होंठों पर भी बहुत खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। गाड़ी शहर की हुदूद से बहुत दूर आ चुकी थी। आगे खेत फैले हुए थे, कहीं कहीं बुलंद टीले भी उभरे हुए थे और खेतों के किनारों पर पगडंडियों पर दरख्त भी दिखाई दे रहे थे। पूरे राजस्थान में शायद मिर्चों की फसल का सीजन था। यहाँ भी सड़क के दोनों तरफ मिर्चों ही के खेत थे। तकरीबन 5 मील तक तो पक्की सड़क थी। उसे आगे का रास्ता कच्चा था। उस रास्ते पर बैलगाड़ियों की आमदोरफ्त ज्यादा थी क्योंकि रास्ते पर बैलगाड़ियों के पहियों के गहरे निशान बने हुए थे। बास तो बाकायदा गढ़ों की सूरत इख्तियार कर गए थे, जिनकी वजह से मुझे गाड़ी चलाने में खासी दुश्वारी पेश आ रही थी। रफ्तार भी ज्यादा नहीं थी। आगे खेतों में एक सहराहा सा बन गया था। मैं अभी उस सहराहे से दूर ही था कि स्मित्रा की आवाज सुनाई दी। उसने मुझे गाड़ी बाईं तरफ मोड़ लेने को कहा था। उस रास्ते पर चंद मील का फासला तय करने के बाद एक ऊंची जगह पर दरख्तों के झुंड दिखाई देने लगे। उन्हीं दरख्तों में एक इमारत भी नजर आ रही थी जिसके गिर्द लंबी चौड़ी 4 दीवारी थी। आसपास खेतों में कुछ औरतें और मर्द भी काम करते हुए नजर आ रहे थे। वो हमारी गाड़ी की तरफ देखते और फिर अपने काम में मसरूफ हो जाते। उस गाड़ी को देखकर वो समझ गए थे कि उनका मालिक आ गया है। हवेली वाले टीले के दामन में रास्ते से 20-25 गज हटकर दरख्तों के नीचे 5-6 झोंपड़े बने हुए थे, जिनके सामने चारपाइयों पर 3-4 आदमी बैठे हुए थे। दरख्तों के नीचे कुछ मवेशी भी बंधे हुए थे। रूप सिहाय के कहने पर मैंने गाड़ी रोक ली। 2 आदमी उठकर तेज तेज कदम उठाते हुए गाड़ी के करीब आ गए और दोनों ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कनखियों से रत्ना और स्मित्रा की तरफ देखने लगे। स्मित्रा तो पहले भी यहाँ रह चुकी थी, अलबत्ता रत्ना उनके लिए नई चीज थी। धनराज कहाँ है? ऊपर कोई है या नहीं? रूप सिहाय ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। धनराज तो कल रात को शहर चला गया था मालिक। उसकी लगाई बीमार है, आज दोपहर तक आ जाएगा। उनमें से एक ने जवाब दिया। ऊपर हवेली में कोई है तो नहीं, पर आप हुक्म देवें तो हम अपनी लक्ष्मी देवें भेज दो। हमें खाना वगैरह पकाने के लिए उसकी जरूरत होगी, रूप सिहाय ने कहा और मुझे गाड़ी आगे बढ़ाने का इशारा किया। मैं गाड़ी को हरकत में ले आया। टीले पर जाने वाला वो रास्ता आड़ा तिरछा सा था। लकड़ी की पेटियों का गेट बना हुआ था। गाड़ी अभी दूर ही थी कि एक काला बजंग सा आदमी किसी तरफ से नमूदार हुआ और गेट खोल दिया। मैं गाड़ी को अंदर लेता चला गया। बहुत वसी और रीज कंपाउंड था जिसमें लश ग्रीन लॉन था, जिसके गिर्द फूलों की क्यारियां और चंद नारियल के दरख्त भी थे। सामने ही तकरीबन 50 गज आगे शानदार हवेली थी। मैंने गाड़ी वसी और रीज पोर्च में रोक ली और इंजन बंद कर दिया। नीचे उतरकर मैंने रत्ना वाली साइड का दरवाजा खोल दिया। उस वक्त रूप सिहाय का बाजू उसकी गर्दन में हमाल था। रत्ना उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती हुई नीचे उतर आई। दूसरी तरफ से स्मित्रा भी नीचे उतर आई थी। रूप सिहाय भी अपने आप को सीट पर घसीटता हुआ रत्ना वाली साइड से नीचे उतर आया। रूप सिहाय बरामदे वाले दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गया। दरवाजे पर एक ताला लगा हुआ था। रूप सिहाय मुड़कर इधर उधर देखने लगा और तकरीबन उसी वक्त वही आदमी दौड़ता हुआ गेट में दाखिल हुआ जिसने बताया था कि धनराज शहर गया हुआ है। वो तकरीबन दौड़ता हुआ ही बरामदे में पहुंचा था। धनराज कुंजी लक्ष्मी को दे गया था मालिक, अभी दरवाजा खोलता हूँ, वो कहते हुए आगे बढ़ा और हाथ में पकड़ी हुई चाबी से ताला खोलने लगा। हवेली में कई कमरे थे जो सब के सब कीमती साजो सामान से आरास्ता थे। इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि ये किसी शहरी आबादी से मीलों दूर है। यहाँ हर वो आसाइश थी जो शहर में दस्तयाब हो सकती थी। शहर से इस तरफ आते हुए मैंने बिजली के खंभों की एक कतार देखी थी जिन पर बिजली की तारों के अलावा टेलीफोन की लाइन भी नजर आई थी। हवेली में बिजली भी थी और बड़े बड़े हॉल कमरे में रंगीन टेलीविजन सेट भी रखा हुआ था।
दीवारों पर फैंसी शेड्स थे और छत पर दो खूबसूरत फानूस लटके हुए थे। जिस शख्स ने ताला खोला था वो गाड़ी से हमारा सामान भी उठाकर अंदर ले आया। कमरों के दरवाजे लॉक नहीं थे, यूं ही बिड़े हुए थे। उस शख्स ने यके बाद दीगरे तमाम कमरों के दरवाजे खोल दिए और स्मित्रा के इशारे पर रूप से हाई वाला सूटकेस उठाकर एक कमरे में ले गया। मैं और रत्ना भी स्मित्रा के साथ उस कमरे में आ गए। ये बहुत शानदार कमरा था। डबल बेड बिछा हुआ था। एक तरफ बहुत बड़ी ड्रेसिंग टेबल थी और दूसरी तरफ दीवार के साथ शीशे के दरवाजों वाला वार्डरोब बना हुआ था। स्मित्रा के कहने पर उस शख्स ने सूटकेस खोला और उसमें से कपड़े निकालकर हैंगरों पर वार्डरोब में टांगने लगी। लगता है तुम लोग लंबा प्रोग्राम बनाकर यहाँ आए हो, मैंने स्मित्रा की तरफ देखते हुए कहा। रूप से हाई 15 दिन से पहले वापस जाने का नहीं, स्मित्रा ने जवाब दिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वो यहाँ से कभी वापस नहीं जा सकेगा। आखिरी अल्फाज कहते हुए उसने मानी खेज निगाहों से मेरी तरफ देखा था। मैंने रत्ना की तरफ देखा। उसके होंठों पर भी खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। मैं रत्ना और स्मित्रा को उस कमरे में छोड़कर बाहर आ गया। रूप से हाय इधर उधर घूमते हुए घर का जायजा ले रहा था। मैं भी उसके साथ साथ चलने लगा। रूप से हाय अगरचे 2 महीनों बाद यहाँ आया था, मगर घर की हर चीज साफ सुथरी नजर आ रही थी। फर्नीचर पर भी गर्द का नामो निशान नहीं था, जिसका मतलब था कि उसकी अदम मौजूदगी में घर की देखभाल करने वालों से जरा भी कोताही नहीं हुई थी। मेरा ख्याल है तुम लोग ये कमरा ले लो, उसने एक कमरे में पहुंचकर कहा। यहाँ से वो बस्ती नजर आती है। बाज़ औक़ात उस बस्ती में बड़े दिलचस्प मंजर देखने को मिलते हैं। मैं अकबी खिड़की के करीब पहुंच गया और पर्दा हटाकर बाहर देखने लगा। उस तरफ नशेब में 150-200 घरों पर मुश्तमिल एक बस्ती थी। उस बस्ती में कोई भी पक्का मकान नजर नहीं आ रहा था। बस्ती के तमाम मकान झोंपड़ों पर मुश्तमिल थे। दिलचस्प मनाजर से तुम्हारी क्या मुराद है? मैंने मुड़कर सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम्हें बहुत कुछ देखने के कई मौके मिलेंगे, रूप से हाय ने जवाब दिया। मैं कमरे का जायजा लेने लगा। यहाँ भी डबल बेड था और हर चीज बहुत शानदार थी। बेड के एन सामने टीवी सेट रखा हुआ था। उसके साथ रिमोट कंट्रोल भी पड़ा हुआ था। ऐसा ही एक टीवी सेट मैंने स्मित्रा वाले कमरे में भी देखा था। टीवी के नीचे ट्रॉली में वीडियो केसेट्स भी रखे हुए थे। रूप से हाई कमरे से बाहर जा चुका था। मैं कुछ देर वहीं रहा, फिर बाहर निकला तो रूप से हाई एक औरत से तोहकमाना लहजे में बातें कर रहा था। उस औरत की उम्र 35 और 40 के दरमियान रही होगी। दराज कामत, बड़ा बड़ा सिडवल जिस्म, मोटी मोटी सियाह आंखें जिनमें सुर्खी के बहुत हल्के से डोरे तैर रहे थे। उसके बाल लंबे और बहुत स्याह थे जो चोटी की सूरत में नागन की तरह कमर पर जोल रहे थे। रंगत तांबे जैसी और चेहरे के नकूश बड़े गजब के थे। उसने खालिस राजस्थानी लिबास पहन रखा था। फूलदार कपड़े का गागरा और चोली बहुत मुख्तसर थी। उसका ऊपर का बदन जैसे इस मुख्तसर लिबास से फटा पड़ रहा था। वो लक्ष्मी थी, रूप से हाय के उस काश्तकार की बीवी जिसने हवेली का दरवाजा खोला था। हमने अभी तक नाश्ता नहीं किया है लक्ष्मी, रूप से हाय उससे कह रहा था। 2 दिन पहले मैंने धनराज को फोन पर बताया था कि हम आज यहाँ आ रहे हैं, वो राशन वगैरह ला कर रख दे। अगर वो नहीं लाया तो लक्ष्मण को शहर जाना पड़ेगा। राशन तो धनराज उसी रोज शहर जाकर ले आया था मालिक, लक्ष्मी ने जवाब दिया। कल उसका हमसाया आया था उसे बुलाने के लिए। उसके घर वाली बहुत बीमार है, इसलिए उसे जाना पड़ा। मैं नाश्ता बनाती हूँ। क्या बीमारी है उसकी बीवी को? परसों फोन पर तो उसने कुछ नहीं बताया, रूप से हाय ने पूछा। वो बच्चा जन्मने वाली है मालिक, लक्ष्मी ने नजरें झुकाकर जवाब दिया। उसकी हालत खराब हो गई थी, इसलिए उसे अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। धनराज की बीवी हर साल एक बच्चे को जन्म देती है और तेरी शादी को 5 साल हो गए, तूने अभी तक एक बच्चा भी पैदा नहीं किया। रूप से हाय ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। क्या करूं मालिक, खराबी तो मेरे बंदे में है, लक्ष्मी ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। मैं नाश्ता बनाने जाती हूँ। वो अभी तक खड़ा किचन की तरफ देख रहा था। मेरी आहट सुनी तो चौंक कर पीछे मुड़ा। ओह तुम, वो बोला। कहो, वो कमरा पसंद आया? हाँ ठीक है, मैं और रत्ना उसी कमरे में रहेंगे, मैंने जवाब दिया। इसी दौरान लक्ष्मण एक टोकरी में अंडे वगैरह लेकर अंदर आया तो रूप से हाय ने उसे कहा, अंडे लक्ष्मी को दे आओ और साहिब का ये सामान उठाकर उस कमरे में रख दो। लक्ष्मण ने घूर कर मेरी तरफ देखा। मेरे जिस्म पर ड्राइवरों वाला लिबास था और वो मुझे रूप से हाय का ड्राइवर ही समझता था, लेकिन रूप से हाय ने मुझे साहिब कहा तो वो चौंके बगैर नहीं रह सका था। उसने अंडों वाली बास्केट किचन में लक्ष्मी को दे दी और हमारे सूटकेस उठाकर कमरे में रखने लगा। तकरीबन 1 घंटा बाद नाश्ता मिला। रूप से हाय नाश्ता करने के बाद अपने कारिंदों से मुलाकात के लिए चला गया और मैं रत्ना और स्मित्रा के साथ हाल कमरे में बैठा आराम करता रहा। लक्ष्मी काम में मसरूफ थी। कुर्ब जवार से गुजरते हुए वो बार बार कनखियों से मेरी तरफ देख रही थी। उसे भी शायद इस बात पर हैरत थी कि एक ड्राइवर ने मालिक के साथ मेज पर बैठकर नाश्ता क्यों किया था और मेरे लिए हवेली के अंदर रहने का एहतमाम क्यों किया गया था। इसके अलावा भी मैंने एक बात नोट की थी
वो मेरे अंदर शायद किसी और वजह से भी दिलचस्पी ले रही थी। हम काफी देर हवेली में बैठे रहे, फिर स्मित्रा हमें बस्ती दिखाने के लिए ले गई। हवेली वाले टीले के पिछली तरफ वो बस्ती ज्यादा बड़ी नहीं थी। 150-200 के करीब झोंपड़े थे जो 4 गलियों में फैले हुए थे। दरमियान में एक बहुत बड़ा चौराहा सा बन गया था जिसके वस्त में एक बड़ा गोल चबूतरा बना हुआ था। उस बस्ती के मर्द खूबरू नहीं थे, उनकी रंगत भी स्याही माइल थी, जबकि तांबे की रंगत जैसी औरतें हसीन और पुरकशिश थी। यूं तो उस बस्ती की हर औरत हसीन थी, लेकिन लक्ष्मी को इस बस्ती की मलिकाए हुस्न कहा जा सकता था। उस जैसी कोई दूसरी औरत मुझे नजर नहीं आई। स्मित्रा चूंकि पहले भी यहाँ रहकर जा चुकी थी, इसलिए बस्ती के सभी लोग उसे जानते थे। हम बस्ती के वस्त में पहुंचे तो बच्चे और औरतें हमारे गिर्द जमा हो गए। वो लोग स्मित्रा को छोटी मालिकन कहकर मुखातिब कर रहे थे। बहुत सी औरतों को मैंने कनकियों से अपनी तरफ देखते हुए पाया था। तकरीबन आधा घंटा उस बस्ती में रुकने के बाद हम दूसरी तरफ चले गए। उस तरफ बस्ती से जरा हटकर एक ऊंचा चबूतरा था जिस पर 12 दरी सी बनी हुई थी। ये उस बस्ती का मंदिर था। पर पीतल की घंटियां लटकी हुई थी और सामने एक चबूतरे पर काली देवी की मूर्ति रखी हुई थी जिसके सामने फूल, नारियल और इसी किस्म की चीजें बिखरी हुई थी। बस्ती के 2 आदमी हमारे साथ साथ आए थे। उनमें एक मंदिर का पुजारी था। उसका ख्याल था कि हम मंदिर में जाकर कुछ चढ़ावा चढ़ाएंगे, लेकिन उसे ये देखकर बड़ी मायूसी हुई कि हम मंदिर के करीब से एक पगडंडी पर आगे खेतों की तरफ निकल गए थे। हम अपने पीछे मंदिर की घंटियों की आवाज सुनते रहे। आखिरकार स्मित्रा एक जगह रुक गई। उस तरफ एक कुशादा रास्ता था जो खेतों में बलकाता हुआ आगे कहीं निकल गया था। खेतों के उस पार बहुत दूर सुर्ख पहाड़ियां दिखाई दे रही थी। ये रास्ता आगे जाकर कोट पितली की तरफ से आने वाली पक्की सड़क से जा मिलता है। स्मित्रा एक तरफ इशारा करते हुए बता रही थी।